हेलो स्टूडेंट, जीवों में जनन किस प्रकार से होता है, अपने ये टॉपिक चल रहा है। अपने चैप्टर जो चल रहा है अभी उसका नाम भी यही है कि जीवों में जनन है वो किस प्रकार से होता है। तो इससे पहले वाली क्लासों के अंदर हमने जीवों में जनन के बारे में बेसिक जानकारियाँ के बारे में पढ़ा और जीवों में जनन की जो प्रमुख दो विधियाँ हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, तो उसके बारे में भी हमने बेसिक जानकारी है वो पढ़ ली है। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है और किस प्रकार से लैंगिक जनन है उसकी क्रिया संपन्न होती है। मतलब इससे पहले वाली क्लास में हमने अलैंगिक जनन है उसके बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। तो आप लोगों ने अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप मान लो कि बेसिक या स्टार्ट का सही तरीके से नहीं समझ पाओगे तो आगे आपके समझ में अच्छी तरह से नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार बोर्ड एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन आता है, या फिर हम कहें कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है। अगर हम बात करें कि लैंगिक जनन क्या होता है तो लैंगिक जनन किसको बोलते हैं कि वह जनन जिसके अंदर नर और मादा दोनों जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या बोला जाता है, लैंगिक जनन, सीधी भाषा में बात करें तो। दूसरी बात यदि हम ये करें कि वह जनन जिसमें युग्मक जनन या हम कहें कि जिसमें युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन, युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन की क्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, लैंगिक जनन। मतलब वह जनन जिसके अंदर युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन की क्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, लैंगिक जनन बोला जाता है। अब अगर आप के दिमाग में यह आ रहा है कि युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन होता क्या है, तो इसके बारे में मैंने पहले की क्लासों के अंदर बता दिया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, ये कंप्लीट मैंने बता दिया है, तो इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सीधी सी परिभाषा, लैंगिक जनन किसको बोलते हैं हम कि वह जनन जिसके अंदर नर एवं मादा दोनों जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या बोला जाता है, लैंगिक जनन बोला जाता है। और दूसरी बात, दूसरी परिभाषा, वह जनन जिसके अंदर युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन है, दोनों क्रियाएं संपन्न होती है उसको क्या बोला जाता है, लैंगिक जनन। तो आज की क्लास के अंदर हम लैंगिक जनन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मतलब लैंगिक जनन को खोद के पढ़ना है अपने को, इसके अंदर कोई एक पॉइंट भी नहीं छूटना चाहिए कि लैंगिक जनन के बारे में अपने के पास में ये पॉइंट छूट गया है। तो अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को अच्छी प्रकार से समझ के पढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले लैंगिक जनन को हम स्टार्ट करते हैं तो हम बात करते हैं लैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं। मतलब जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया संपन्न होती है उसकी कुछ विशेषताएं क्या क्या होती है, लैंगिक जनन की विशेषताएं। अगर हम बात करें कि लैंगिक जनन है उसकी विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी होती है, विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे तो बहुत सारी विशेषताएं होती है जो लैंगिक जनन की होती है, जिनके बारे में कंप्लीट और अच्छी तरह से हम विस्तार से बात करेंगे। जैसे विशेषता का मतलब समझते हो कि आप लोगों के अंदर भी एक विशेषता क्वालिटी होगी, अलग प्रकार से होंगे। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये एक नॉर्मल बेसिक सा सवाल है। इसका जवाब आपको जरूर बताएंगे, हम लास्ट में बता दूंगा। बिल्कुल नॉर्मल बेसिक सा है कि अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, आप इसकी परिभाषा है उससे भी आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हो। हम बात करते हैं लैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं। तो देखो, लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। पहली बात तो भाई लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न करवाएंगे तो हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, जनक की जरूरत पड़ेगी। जनक जानते हो, जनक किसको बोलते हैं, जो जन्म देता है उसको क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। जो जन्म देता है उसको क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। तो अगर जन्म देने वाला भी नहीं है तो संतान कहाँ से पैदा होगी, सीधी सी बात है। अगर जन्म देने वाला ही नहीं है तो संतान पैदा होने का कोई चांस नहीं है। अर्थात लैंगिक जनन की प्रक्रिया यदि हमें संपन्न करवानी है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, जनक की। किसकी जरूरत पड़ती है, जनक की। जनक में भी एक में काम नहीं चलता है। ये नहीं कि अलैंगिक जनन था उसके अंदर एक जनक था और एक जनक से काम चल गया और प्रक्रिया वो संपन्न हो गई। इसके अंदर दोनों जनक चाहिए, मतलब नर भी चाहिए और मादा भी चाहिए। मतलब दोनों प्रकार के जनक हैं, उनकी ज़रूरत होती है। इसके अंदर नर जनक की भी ज़रूरत होती है और मादा जनक की। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लैंगिक जनन की पहली विशेषता जनक।
यदि हमें नया जीव का निर्माण करना है तो जनक की जरूरत पड़ेगी। अगर जनक नहीं है तो नया जीव निर्मित नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट, जनक, लैंगिक जनन में नर एवं मादा जनक दोनों की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट, लैंगिक अंग। देखो विशेषता, लैंगिक अंग, लैंगिक अंग जानते हो किसको बोलते हैं? लैंगिक अंग हम किसे बोलते हैं? वे अंग जो जनन की क्रिया करते हैं। एक तो जनन की क्रिया में सहायक होते हैं, एक जनन की क्रिया करते हैं। तो जनन की क्रिया करते हैं उनको तो बोला जाता है जनन अंग। क्या बोला जाता है? जनन अंग बोला जाता है। और जो जनन की क्रिया में सहायक होते हैं उनको क्या बोला जाता है? सहायक अंग बोला जाता है। मतलब अगर हमें लैंगिक जनन की क्रिया करवानी है तो लैंगिक अंग की जरूरत पड़ेगी। मतलब नर जनन अंग की भी जरूरत पड़ेगी और मादा जनन अंग की भी जरूरत पड़ेगी। नर जनन अंग है उसकी भी जरूरत पड़ेगी, मादा जनन अंग है उसकी भी जरूरत पड़ेगी, दोनों की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर अपने को। क्यों? क्योंकि यदि दोनों नहीं होंगे तो लैंगिक जनन की क्रिया हो भी नहीं सकती। ठीक है, हम सोच भी नहीं सकते कि लैंगिक जनन की क्रिया हम करवा सकते हैं। तो दोनों पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा आपके कि जनक और लैंगिक अंग। तीसरा पॉइंट, अर्धसूत्री विभाजन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की क्या जरूरत पड़ती है भाई लैंगिक जनन में? देखो एक चीज ध्यान रखना, जो आपके लिए हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न, गुणसूत्र नाम सुना होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। नॉर्मल सा सवाल है, सब जवाब दे देंगे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अच्छी तरह से पता है सबको। दूसरा बात, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि जो संतान पैदा होगी मनुष्य में, जो बच्चा बनेगा उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो लगभग जवाब दे देंगे 46 ही होगी भाई। अगर मान लो जनक के अंदर माता पिता में 46 है तो बच्चे में भी 46 ही होगी, आम बात है। अगर मैं किसी दूसरे जीव की बात करूं, सेम प्रक्रिया उसमें भी यही होने वाली है कि अगर जनक के अंदर इतने गुणसूत्र हैं तो संतति में भी इतनी गुणसूत्र होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ये जनक है, इस जनक के अंदर 46 है तो इस संतति में 46 है, वो क्यों हुई? कारण बताओ इसका। अगर किसी को पता है तो कमेंट के अंदर जरूर उसी टाइम हाथों हाथ ये कारण जरूर बताना आप लोग कि 46 जनक के अंदर है तो संतति में भी 46 होगी, लेकिन क्यों होगी? कारण बताइए अच्छी तरह से। अच्छा क्वेश्चन अपने साथ में पढ़ने वालों को भी अगर आप क्लास में ये क्वेश्चन पूछोगे तो वो नहीं बता पाएंगे। तो कारण क्या है? कारण देखो, मेन कारण क्या है कि जनक के अंदर जितने गुणसूत्र होते हैं उतने ही गुणसूत्र संतति में होते हैं। देखो किसी कारणवश, किसी सिंड्रोम के कारण, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है जनक में, तो संतति में भी 46 होगी। ठीक है, कुछ अपवाद होते हैं जिनमें 47-48 हो जाती है, जैसे सुना होगा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइट-पेंटर सिंड्रोम, तो उनके अंदर होता है। लेकिन 46 है तो 46। अब इसका कारण क्या है? इसका देखो कारण है अर्धसूत्री विभाजन। कारण क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। अच्छी तरह से समझना इस बात को। कारण क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। मतलब यदि मान लो नया जीव बन रहा है, उसके अंदर केवल समसूत्री विभाजन हो रहा है, उसके अंदर समसूत्री विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में ये गुणसूत्र है वो समान नहीं रहेंगे। अच्छी तरह से समझ में आ गया कि उस स्थिति में गुणसूत्र है वो समान नहीं रहेंगे। लेकिन अगर उसके अंदर कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो गुणसूत्रों की संख्या जनक और संतति में समान बनी रहेगी। मतलब कहने का कि लैंगिक जनन की क्रिया यदि हमें संपन्न करवानी है तो हमें कौन से विभाजन की जरूरत पड़ती है? अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत पड़ती है। अर्धसूत्री विभाजन के बिना गुणसूत्रों की संख्या है वो समान नहीं हो सकती। अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है मतलब उसमें जो नए जीव में गुणसूत्र बनेंगे वो समान नहीं बनेंगे। तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, युग्मक। बता दिया मैंने इससे पहले वाली क्लास के अंदर। युग्मक किसको बोलते हैं? जनक कोशिका से बनने वाली अगुणित कोशिका को युग्मक कहा जाता है। युग्मक किसको बोला जाता है? जनक कोशिका से बनने वाली अगुणित कोशिका को युग्मक कहा जाता है। तो भाई युग्मक की लैंगिक जनन में क्या जरूरत पड़ती है? बिल्कुल जरूरत पड़ती है।
कौन कौन से युग्मक की जरूरत पड़ती है? नर युग्मक है उसकी भी जरूरत पड़ती है, और दूसरा मादा युग्मक है उसकी भी जरूरत पड़ती है। मतलब दोनों युग्मकों की जरूरत पड़ेगी, चाहे नर युग्मक है या मादा युग्मक है। अच्छी तरह से आ गया समझ में? अब नर युग्मक क्या होता है मनुष्य में, शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, कैसे ये बनता है, ये अपने पहली क्लासों के अंदर इनके बारे में बात हो गई, तो अब दोबारा बात करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कहने का मतलब यदि लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न करवानी है तो युग्मक की जरूरत पड़ेगी, और दोनों युग्मक की जरूरत पड़ेगी। एक युग्मक के बिना लैंगिक जनन की क्रिया, दोनों युग्मक के बिना लैंगिक जनन की क्रिया वो संपन्न नहीं हो सकती। एक युग्मक से लैंगिक जनन नहीं हो सकता या नया जीव नहीं बन सकता। 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट होता है निषेचन। मतलब अगर मान लो युग्मक है, आपके पास में युग्मक है, आप निषेचन की क्रिया नहीं कर रहे हो तो क्या नया जीव बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। अगर आपके पास में युग्मक है, निषेचन की क्रिया नहीं कर रहे हो तो नया जीव कहाँ से बनेगा? मतलब अकेले युग्मक लेके बैठने से कुछ नहीं होता है। अगर नया जीव निर्मित करना है तो उसको निषेचन की क्रिया भी करनी पड़ेगी। ठीक है? कैसे होती है निषेचन की क्रिया? कि जैसे ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ये नर युग्मक पहुंच जाएगा, इस मादा युग्मक के पास में दौड़ता हुआ पहुंचेगा और इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। जब इसके अंदर ये प्रवेश कर जाएगा तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? युग्मक संलयन हम बोल दो, निषेचन बोल दो। कहने का मतलब युग्मक की भी जरूरत पड़ती है और निषेचन की क्रिया भी जरूरत पड़ती है। अगला पॉइंट युग्मनज। अब भाई निषेचन की क्रिया कंप्लीट हो गई, निषेचन की क्रिया कंप्लीट हुई, मतलब ये शुक्राणु अंडाणु के पास में पहुंच गया। अब अंडाणु के पास में पहुंचने के बाद में दोनों के अंदर तालमेल भी होना चाहिए। तालमेल कैसे होना चाहिए? जैसे अगर आप मान लो किसी के पास में जाते हो, बातचीत करने किसी के पास में जाते हो और जाते ही आपके मध्य झगड़ा स्टार्ट हो जाता है तो आप ज़्यादा समय वहाँ नहीं रुक सकते। वहाँ पे आप ज़्यादा समय नहीं रुक सकते। तो दोनों के बीच में किसकी ज़रूरत होती है? सामंजस्य या तालमेल की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार ये नर युग्मक और मादा युग्मक, यदि इन दोनों के बीच में अनबन हो जाए तो ये ज़्यादा देर एक साथ में नहीं रह सकते। अगर दोनों के बीच में अनबन हो गई तो ये साथ नहीं रह सकते। मतलब ये नर युग्मक मादा युग्मक के साथ में रहेगा, बिल्कुल इसके अंदर प्रवेश करेगा। अंदर प्रवेश करने के बाद में किसका निर्माण करेगा? युग्मनज का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? युग्मनज का निर्माण करेगा। मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब भाई युग्मनज का निर्माण हो जाता है तो युग्मनज का निर्माण होने के बाद में एक शिशु का निर्माण होता है। युग्मनज बनता है, भ्रूण बन गया। ये भ्रूण 9 महीने तक, जैसे मनुष्य की बात करें, मादा के अंदर रहेगा, मादा है उसके गर्भ के अंदर, और उसके बाद में क्या बन जाएगा? एक शिशु बन जाएगा। भाई क्या बन जाएगा? शिशु, बच्चा बन जाएगा। अब ये बच्चा बन के तैयार हो गया। अब ये कौन सी अवस्था में प्रवेश करेगा? किशोरावस्था। मतलब पहले क्या होगा? छोटा किशोर होगा, उसके बाद में जनन अवस्था उसके अंदर बाद में आएगी। ये नहीं है कि एक बच्चा पैदा होता है और उसको पैदा होते ही आप ये बोल दो कि जनन की क्रिया करनी है, तो वो कभी भी जनन की क्रिया नहीं कर सकता। उसको भी जनन के लिए, अपने आप को परिपक्व होने के लिए कम से कम 12 साल का समय लगता है, और 12 साल के बाद में वो जनन की क्रिया कर सकता है। पहले जनन की क्रिया नहीं कर सकता। तो पहले जो अवस्था पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है। और एक चीज लास्ट, विभिन्नताएं। विभिन्नताएं मतलब यदि लैंगिक जनन की क्रिया हो रही है तो विभिन्नताएं 100% होगी। अगर मान लो अलैंगिक जनन में हमने पढ़ा था कि अमीबा से अमीबा बनता है तो सेम जनक होता है, उसके समान अमीबा बन जाता है, कोई चेंज नहीं आता है उसके अंदर। बिल्कुल जैसा पहले जनक अमीबा था वैसा का वैसा अमीबा वापस बन गया। लेकिन अगर मान लो लैंगिक जनन हो रहा है तो उसके अंदर विभिन्नता होगी। जैसे आप अपने माता पिता की बिल्कुल कॉपी नहीं हो, उनसे कुछ चेंज मिलेंगे। हाँ, कुछ आनुवंशिक लक्षण है वो माता पिता से आ सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल हूबहू है वो माता पिता के। कोई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कारण यही है कि उसके अंदर कौन सी जनन की क्रिया संपन्न होती है? मतलब लैंगिक जनन। अगर मान लो अलैंगिक जनन होता तो उस स्थिति में क्या होता कि वो बिल्कुल अपने जनक के समान हो जाता। लेकिन लैंगिक जनन हो रहा है मतलब उसके अंदर क्या उत्पन्न होगी? विभिन्नता उत्पन्न होगी। तो ये लैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं हैं। दोबारा देखना एक बार कि लैंगिक जनन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। लैंगिक जनन के लिए जनक की जरूरत पड़ती है, नर और मादा जनक दोनों की जरूरत पड़ती है। लैंगिक जनन के लिए लैंगिक अंगों की जरूरत है, अकेले जनक की से काम नहीं चलता है।
उसके उन जनकों के अंदर लैंगिक अंगों का भी होना जरूरत होता है या जरूरत होती है। अगला अर्धसूत्री विभाजन, बिल्कुल अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं रहेगी, गुणसूत्र है वो परिवर्तित हो जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे। युग्मक, अगर मान लो जनक है तो नर में नर युग्मक बनेगा, मादा में मादा युग्मक बनेगा। कहने का मतलब युग्मक की भी जरूरत पड़ती है। निषेचन की क्रिया, बिल्कुल निषेचन की क्रिया संपन्न करवानी पड़ेगी। निषेचन की क्रिया संपन्न होगी तो युग्मनज का निर्माण होगा, उसके बाद में किशोरावस्था आएगी और उनमें विभिन्नताएं आएगी। मतलब एक जीव जब लैंगिक जनन की क्रिया करता है, एक जीव जब लैंगिक जनन की क्रिया करता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, नर और मादा दो जनक आ गए। दोनों जनक आने के बाद में इन दोनों के अंदर लैंगिक अंग होने जरूरत चाहिए। नर है, इसमें नर जनन होना चाहिए, नर जनन होना चाहिए, इसमें मादा जनन है, अंग होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों में अंग होने चाहिए। उसके पश्चात इसके अंदर किस प्रकार का विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अंग है तो यहाँ पे नर से वत्सन बनेगा, यहाँ से नर से शुक्राणु बन जाएगा और मादा से अंडाणु बन जाएगा। अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में मिलेंगे तो वो निषेचन की क्रिया होगी और उससे किसका निर्माण हो जाएगा, युग्मनज का। अब युग्मनज से भ्रूण बन गया, 9 महीने तक मादा के शरीर में रहा, उसके बाद में शिशु में परिवर्तित हो गया और उसके पश्चात जो किशोरावस्था आती है, जो जनन में सक्षम नहीं होती है। ये नहीं कि वो जनन की क्रिया कर सकते हैं, कभी भी वो जनन की क्रिया नहीं कर सकते। उसके पश्चात जो नया जीव बनता है या संतति बनती है उसके अंदर क्या पाई जाती है, विभिन्नता। मतलब उनके अंदर डिफरेंस पाया जाता है, दोनों के अंदर चाहे नर मादा है तो उनके अंदर क्या पाई जाती है, विभिन्नता। तो ये होती है लैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आएगा होगा कि लैंगिक जनन की विशेषताएं क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि जीवन चक्र में कौन कौन सी अवस्थाएं आती है। बड़ा ही रुचिकर और बहुत बढ़िया टॉपिक रहेगा अगला, कि जीवन में कौन कौन सी अवस्थाएं आती है। किशोरावस्था क्या होती है, युवावस्था या यौनारंभ क्या होता है। यौनारंभ आता है तो यौनारंभ में महिलाएं होती है, उसमें रज चक्र प्रारंभ होता है, मध्य चक्र प्रारंभ होता है। तो ये चक्र क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। और जीर्ण अवस्था, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसकी क्या हालत होती है, उसके बारे में भी हम आगे की क्लास के अंदर जरूर पढ़ेंगे। इसलिए इस चैप्टर की जो पहले की क्लासें हैं उनको आप अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से समझिए। अगर उसके अंदर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट के अंदर ज़रूर पूछिए, उसके बारे में ज़रूर अच्छी प्रकार से पूछिए कि ये क्या होता है। उसके बाद में आपको शायद अच्छी प्रकार से और अच्छे प्रकार से हम ज़रूर समझा पाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। ये नहीं कि अकेले आप फ़ायदा उठा रहे हो, तो आपके साथ वाले उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लासें हैं वो इस चैनल के माध्यम से मिल रही है। ये नहीं होता है कि कई बार एक क्लास मिस हो जाती है, बिल्कुल निश्चित समय के अनुसार आपको क्लासें मिलती है। तो आप लोग उन क्लासों का ज़रूर फ़ायदा उठाइए।